नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ सब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक शुरू हो रहा है गेस्टोल्टवाद संप्रदाय कि जो गेस्टोल्टवादी संप्रदाय है इसका जन्म 1920 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। इस संप्रदाय के प्रवर्तक है मैक्स वर्दीमर महोदय। प्रयोग करता है कोहलर और सहयोग करता है कोफका। सीधा बोल देते हैं वर्दीमर, कोहलर, कोफका, परंतु प्रवर्तक है मैक्स वर्दीमर, प्रयोग करता है कोहलर और सहयोग करता है कोफका। अब बात आती है गेस्टोल्टवाद। जो कोहलर महोदय ने प्रयोग किया उस सिद्धांत के अनेक नाम हैं। पहला नाम है सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इंग्लिश वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। पिछली रीट में ये क्वेश्चन आया था जिसका आंसर सही ढंग से निकलेगा इसके इंग्लिश वर्ड से कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, कोहलर सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या इसे समग्रतावादी सिद्धांत कह दीजिए, संपूर्णाकार सिद्धांत, गेस्टोल्ट सिद्धांत, इस प्रकार कोहलर सिद्धांत, इस प्रकार इन सभी नामों का मतलब एक ही सिद्धांत से है और इसका प्रवर्तक, क्योंकि प्रयोग किया था कोहलर ने, इसलिए इनका प्रवर्तक है कोहलर। अब बात शुरू होती है कि जो गेस्टोल्ट है वह क्या है। गेस्टोल्ट जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का। इसका अर्थ होता है समग्राकृति या संपूर्णाकार। अब समग्राकृति या संपूर्णाकार से क्या तात्पर्य है वह आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति है या प्राणी है वह रहता है वातावरण में। कहां रहता है? वातावरण। वातावरण में उससे किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है आंखों से प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज, किसी परिस्थिति, किसी वस्तु से मिलना। जब वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होता है तो उस वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर जो प्राणी है वह उसकी आकृति, प्रतिमान और विन्यास के प्रति प्रतिक्रिया देता है। अब जो ये आकृति, प्रतिमान या विन्यास के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो कैसे देता है कि सब उसके सामने उत्पन्न हुई संपूर्ण परिस्थिति, वर्डों पे ध्यान देना, संपूर्ण, समग्राकृति है, संपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हुई, उस परिस्थिति में उसने अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया। मानसिक शक्ति का प्रयोग करके उसने क्या पता किया? वह उस वस्तु के बारे में सोचता है, समझता है। तात्पर्य तुरंत उसमें सूझ उत्पन्न होती है। तुरंत उसमें सूझ उत्पन्न होती है। इस प्रकार
कोई भी वस्तु या कोई भी घटना होती है उसका समग्र रूप से अध्ययन करता है, यह तात्पर्य है समग्राकृति या संपूर्णाकार से। अब इसे अपन साधारण लैंग्वेज में समझे कि जो कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया उसमें क्या देखा कि वह एक प्राणी है, वातावरण में रहता है। उस कोहलर के चिंपांजी, सुल्तान नामक चिंपांजी ने केलों को प्रत्यक्ष रूप से देखा, छत पे लगे हुए, वस्तु का प्रत्यक्षीकरण, केलों को प्रत्यक्ष रूप से छत पे लटकते देखा। तो उसने क्या किया, केलों की जो आकृति है, जो उसका मुखौटा है, कैसा बना है, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, विन्यास, उनको देखकर क्या प्रतिक्रिया दी, उनके प्रति प्रतिक्रिया देता है वह उस चीज को प्राप्त करने की। अब ये जो संपूर्ण परिस्थिति उसके सामने बनी, वापस देखिए, संपूर्ण परिस्थिति कि केला छत से लटका हुआ है, तो उसमें बुद्धि तो है, तभी वह उसे खाने की चेष्टा कर रहा है। तो कहां से उत्पन्न हुई, मानसिक शक्ति का उपयोग करता है, बुद्धि का, मानसिक शक्ति का उपयोग करके उस चीज के को प्राप्त करने के लिए सोचता है, समझता है कि मैं इसे कैसे प्राप्त करूं, और ये उसे एकदम, उसे प्राप्त करने का जो तरीका उसे मिलता है वह उसे तुरंत कोई ना कोई उसमें सूझ उत्पन्न होती है, और उस सूझ से वह उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार ये टोटल समग्र रूप में अध्ययन जो है वस्तु को प्राप्त करने का, किस तरह सूझ उत्पन्न हुई, संपूर्ण परिस्थितियों को देखा, वातावरण में घटना घटित हुई, ये सब क्रियाकलाप है, वही समग्राकृति या संपूर्णाकार कहलाता है। इस प्रकार पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति जो है कि पूर्ण परिस्थितियों को देख लिया, केलों को लटका हुआ देख लिया, अब उसे प्राप्त करने के लिए वह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रयत्न करके और उसे प्राप्त करता है। तो पूर्ण जो था उसे छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम में, एक बार का तो सब कुछ देख लिया, लेकिन उसे अंश छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके और धीरे धीरे प्रयत्नों से वह उसे प्राप्त करता है। तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण विधि है या शिक्षण पद्धति है वह गेस्टोल्ट संप्रदाय की देन है। अब बात आती है कोहलर के प्रयोग कि कोहलर ने चिंपांजी, एक बंदर था, चिंपांजी था सुल्तान, इस चिंपांजी पर प्रयोग किया। क्या किया कि इस चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया, ये चिंपांजी भूखा था, इसको कमरे में बंद कर दिया। कमरे की जो छत थी उस पर केलों का गुच्छा लटका था, और उसके अलावा कमरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बॉक्स रखे थे। अब ये जो सुल्तान नामक चिंपांजी है यह इन केलों को देखता है और केलों को प्राप्त करने के लिए उल्टे सीधे प्रयत्न करता है, खूब प्रयत्न करता है, परंतु केले उसे नहीं मिलते हैं। तो वह क्या करे, फिर उसकी नजर जाती है कि बॉक्स पड़े हैं, वह बॉक्स पे बॉक्स रखता है। इस प्रकार वह बॉक्स के ऊपर चढ़कर केलों के गुच्छे को प्राप्त करता है और अपनी भूख को शांत करता है। यह उसमें सूझ उत्पन्न होती है एकाएक, जिसके परिणाम स्वरूप संज्ञान करता है, वस्तु का संज्ञान, मतलब संज्ञान लेना कि कैसे घटना को अंजाम दो। तो इस एकाएक अचानक जो सूझ उत्पन्न हुई उसके माध्यम से वह केलों को प्राप्त करता है। एक प्रयोग और है इसका, छड़ का प्रयोग, कि ये छड़ का प्रयोग क्या है। यह प्रयोग उसने चिंपांजी पर भी किया और बंदर पर भी किया, कि जो सुल्तान नामक चिंपांजी है उस चिंपांजी को एक पिंजरे में बंद कर देता है
पिंजरे में एक तो मोटी छड़ होती है और एक पतली छड़ होती है, और पिंजरे की जो छत होती है उस पर केलों का गुच्छा लटका देता है। जो सुल्तान चिंपांजी है इन केलों को प्राप्त करने के लिए उल्टे सीधे प्रयत्न करता है, परंतु छड़ उसके समझ में नहीं आती है। छड़ों को अलग अलग छड़ों को उपयोग में लेता है, उसे परिश्रम का फल नहीं मिलता है, वह निराश होकर बैठ जाता है। फिर यह इन छड़ों से खेलने लगता है, तो छोटी छड़ है पतली छड़ वो मोटी छड़ के अंदर घुस जाती है। इस प्रकार छड़ लंबी हो गई तो वह केलों के गुच्छे को आसानी से उतार लेता है और खा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से उसे जो एकाएक सूझ उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से वह छड़ को बड़ा करता है, और यह सूझ अगली बार वापस इसको प्रयोग को वह करेगा तो उसे अब प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, छड़ों को जोड़ना वह सीख चुका है। इस प्रकार वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो सिद्धांत है ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि का जनक है। जो मैंने बताया था, पूर्ण से अंश की ओर की संपूर्ण परिस्थिति है, उसको छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से वह लक्ष्य को हासिल करता है। और दूसरी बात, समस्या का समाधान हुआ विश्लेषण के माध्यम से, तो समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि इसी सिद्धांत की देन है। समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि इसी सिद्धांत की देन है। और कोहलर के इस प्रयोग में 5 सोपान मिले। 5 सोपान में पहला सोपान है लक्ष्य। लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो मार्ग में आती है बाधाएं। बाधाओं से थक हार कर वह तनाव में आ जाता है। तनाव दूर करके वह अपनी ऊर्जा का संगठन करता है, और संगठन के द्वारा वह पुनरुद्धार की प्रक्रिया के माध्यम से अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। इस प्रकार लक्ष्य, बाधाएं, तनाव, संगठन, पुनरुद्धार, यह जो कोहलर का प्रयोग है उसके 5 सोपान हैं। इस सिद्धांत की विशेषताएं हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। संज्ञानात्मक से मतलब है संज्ञान लेना। संज्ञान कैसे लेगा? वह मानसिक शक्तियों के उपयोग से संपूर्ण परिस्थिति में, और संज्ञान के द्वारा संज्ञान ले पाता है क्योंकि उसमें मानसिक शक्ति है, और संज्ञान के द्वारा सीखने की प्रक्रिया चलती है। इसमें जो अधिगम है, मतलब सीखना है, वह धीरे धीरे नहीं होता, अपितु एकाएक उत्पन्न होता है। सीखना एकाएक उत्पन्न होता है, मतलब जो सूझ है वह अचानक उत्पन्न होती है, और इस सूझ के अचानक उत्पन्न होने के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। समस्यात्मक परिस्थिति होगी तो अचानक सूझ उत्पन्न होगी। ये एकाएक उत्पन्न होती है, धीरे धीरे नहीं, और जिसके माध्यम से वह संज्ञान लेकर समस्या का समाधान करता है। अब है शिक्षण में इसका उपयोग या शैक्षिक महत्व। पहला है स्थिति का स्पष्ट संगठन। दूसरा है अधिगम के 3 स्तर। अधिगम के 3 स्तर है इसके स्मृति, अवबोध और चिंतन। स्मृति मतलब मेमोरी, अवबोध मतलब अवबोध चिंतन। फिर है स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन। उसके बाद है
समग्रता से पदानुक्रम से प्रगति की ओर, पदानुक्रम से प्रगति की ओर। फिर है अधिगम लक्ष्य। अधिगम लक्ष्य के बाद अधिगम की आवश्यकता, उसके बाद है पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद है पूर्व अनुभवों का संगठन, उसके बाद है लास्ट है समस्या समाधान अधिगम। विविध प्रक्रिया। अब बात आती है कि स्थिति का स्पष्ट संगठन, कि साहब एक शिक्षक जो है वह जो विषय वस्तु है उसकी स्थिति का संगठन स्पष्ट करे। किनके माध्यम से? वह शैक्षिक जो गतिविधियां, मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कर रहा है, शैक्षिक विधियों का उपयोग कर रहा है, उनके माध्यम से वह जो विषय वस्तु है उनकी स्थिति का संगठन, स्पष्ट संगठन रखेगा, तो जो अधिगम है वह प्रभावी होगा। दूसरा है अधिगम के 3 स्तर। अधिगम के 3 स्तर में है स्मृति, अवबोध, चिंतन। स्मृति मतलब मेमोरी, अवबोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, चिंतन मतलब रिफ्लेक्शन। इसके माध्यम से वह क्या करेगा? बालक की स्मृति, कितना वो अवबोध अंडरस्टैंड कर पा रहा है और कितना वह चिंतन कर रहा है, उसकी कैपेसिटी के जितना वह अगर माहौल पैदा करेगा तो उसकी जो सूझ है उसका उपयोग अच्छा कर पाएगा। तीसरा है स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन, मतलब वह बालक स्वयं संज्ञान ले, स्वयं संज्ञान लेगा तो उतना ही अच्छा सीख पाएगा। पदानुक्रम से प्रगति की ओर, मतलब छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके किसी भी कार्य को करे तो उस लक्ष्य को आसानी से संज्ञान तक पहुंचा पाएगा। अधिगम लक्ष्य, सीखने का टारगेट क्या है वह पता होना चाहिए। अधिगम की आवश्यकता, कि हम सीख किस लिए रहे हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, वह अधिगम की जो आवश्यकता है वह बालक के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण, जो समस्या है वो पूरे तरीकों से, ढंग से बालक के सामने रखनी चाहिए कि इस समस्या को कैसे आप दूर करें। फिर पूर्व अनुभवों का संगठन, कि जो पुराने अनुभव है उनका उपयोग करके कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए साइकिल का अनुभव काम आया। विविध प्रक्रियाएं, विविध प्रक्रियाएं अपनाकर, विभिन्न संसाधन अपनाकर अंत में समस्या समाधान अधिगम, मतलब वह जो बालक है समस्या का समाधान करके और अपने टारगेट को सीख सकता है, पहुंच सकता है। इस प्रकार जो कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, वह समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।